दोस्तों इस वीडियो में हम चाइना में चल रही इकोनॉमिक क्राइसिस को एनालाइज करेंगे। बेसिकली आज की डेट में चाइना के बैंक्स के पास तीन मेजर इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, जिनमें सबसे पहला इनका जो हैनान प्रोविंस है वहां पर जो इनके 4-5 रूरल बैंक्स थे, इन्होंने डिपॉजिटर्स से पैसा तो ले लिया, लेकिन अब ये अपने डिपॉजिटर्स को ये बोल रहे हैं कि फिलहाल अभी हमारे पास पैसा नहीं है आपको देने के लिए। ये जो आपका पैसा हमारे पास जमा था ये हमने कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया, थोड़े टाइम के बाद हम आपको आपका पैसा वापस लौटा देंगे। अब ये पैसा इन बैंकों ने कहाँ इन्वेस्ट किया है, किसको दिया है, अभी किसी को कुछ भी नहीं पता। फिलहाल के लिए सड़कों पे टैंक उतार दिए गए हैं बैंकों के बाहर, यानी बैंकों की सेफ्टी के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरी स्टोरी को हम समझेंगे एक एक करके। उसके बाद जो दूसरा चैलेंज चल रहा है इनके बैंकों के पास, अभी जो भी इनकी जो बड़ी बड़ी रियल एस्टेट कंपनीज थी, जैसे कि एवरग्रेड हो गई या फिर जो भी चाइना की बड़ी बड़ी रियल एस्टेट कंपनीज थी, इन्होंने बैंकों से लोन लिया, बदले में इन्होंने बहुत सारे फ्लैट्स बनाए, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाए। लेकिन फिलहाल अभी हालत ऐसी हो गई है इनकी रियल एस्टेट कंपनीज की कि ये अपने बैंकों का पैसा ही बैंकों को नहीं लौटा पा रहे। दूसरी तरफ इसके विरोध में, इसके प्रोटेस्ट में एक तरह से यानी दो तारे जुड़ी हुई हैं। धीरे धीरे करके मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगा। यानी एक तरह से अभी आप ये समझ लो कि 86 सिटीज के अंदर बहुत सारे लोग अपने होम लोन की ईएमआईज बैंकों को पे ही नहीं कर रहे हैं। यानी जो लोगों ने होम लोन लिए थे, अब वो होम लोन जो बैंकों से, जैसे होता क्या है बेसिकली, बैंकों से हमने पैसा ले लिया, जो हम घर परचेज करना चाहते थे, अब घर हमने अपने नाम पे ले लिया। अब होता क्या है, उसके बाद हमें ईएमआई देनी होती है बैंकों को। अब वहां पे एक ट्रेंड चल चुका है बॉयकॉट के नाम से। यानी लोग क्या कर रहे हैं कि जो होम लोन की ईएमआई है, अब उन्होंने ईएमआई भरनी ही बंद कर दी है, और लोग ये बोल रहे हैं कि ये जो घर हमने आपसे लिया था इसे आप अपने पास रख लो, यानी इसकी आप नीलामी करो और अपना पैसा आप रिकवर कर लो। यानी लोग होम लोन की ईएमआई देना बंद कर चुके हैं। अब ये पूरा का पूरा सिनेरियो क्यों जनरेट हुआ ये भी हम डिस्कस करेंगे। और तीसरा जो इशू चल रहा है वो ये है कि चाइना ने फिलहाल अपना रखी है जीरो कोविड पॉलिसी। अब इस जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से इनके जितने भी कॉर्पोरेट बिजनेस थे, बड़ी बड़ी कंपनीज थी, वहां पर एक तरह से ग्रोथ रुक चुकी है। वहां पे जब ग्रोथ रुक चुकी है तो बैंक अब ये सोच रहे हैं कि हम लोन किसको दें, क्योंकि जो लोन की डिमांड थी, पहले क्या होता था कि ये जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स थे ये बैंकों से लोन ले लेते थे। अभी सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि चाइना के बैंकों के पास पैसा भरा पड़ा है, लेकिन कोई लोन लेने वाला नहीं है, क्योंकि जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से जो एक कॉर्पोरेट में लोन की डिमांड थी वो बिल्कुल रिड्यूस हो गई। यानी मैं आपको पूरे आंकड़ों के साथ समझाऊंगा। यानी अब इन तीनों केसेस को समझेंगे। पहली बात तो बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि ये तीनों केसेस एक के साथ एक जुड़े हुए हैं। पहली चीज, इनका आपस में कोई खास रिलेशन नहीं है। ये तीनों इकोनॉमिक क्राइसिस अलग अलग जगह पर चल रहे हैं। हाँ, थोड़े बहुत इनके कनेक्शंस हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक एक करके सबसे पहले समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो इनका हैनान प्रोविंस है, यहां पर क्या समस्या चल रही है। अब चाइना के हैनान प्रोविंस को अगर हम समझें तो ये एक लैंडलॉक्ड स्टेट है चाइना की, और यहां पर ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है कि इस हैनान प्रोविंस के अंदर बहुत सारी कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, ठीक है, कुछ लिमिटेड ही कंपनीज हैं, बट ज्यादातर जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। अब ये स्टोरी स्टार्ट कुछ ऐसे होती है कि हैनान प्रोविंस के अंदर इनके 4 रूरल बैंक्स थे। अब जनरली क्या है ना, चाइना के अंदर ये देखा जाता है कि लोग ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते रूरल बैंक के अंदर अपना पैसा जमा करने के लिए। अब ये जो 4 रूरल बैंक्स थे, या फिर वैसे मैं आपको एक चीज बताता हूं कि चाइना के अंदर आज की डेट में टोटल 4000 रूरल बैंक्स हैं, लेकिन अभी हम स्टोरी शुरू कर रहे हैं हैनान प्रोविंस से। तो हैनान प्रोविंस का इशू ये है कि यहां पर 4 रूरल बैंक्स थे। इन्होंने ये सोचा कि हमारे पास बहुत ज्यादा डिपॉजिट्स आ नहीं रहे। जनरली चाइना की अगर हम बात करें, जैसे इंडिया के अंदर सेविंग्स अकाउंट के ऊपर हमें 2.75% कोई बैंक ऑफर करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसे ही कोई बैंक आपको 3%, कोई 3.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट पे ऑफर करता है। चाइना के अंदर जनरली सेविंग्स अकाउंट पे आपको 4 से 5% का इंटरेस्ट मिल जाता है। अब हुआ कुछ ऐसा कि ये जो रूरल बैंक्स थे, हैनान प्रोविंस के 4 रूरल बैंक्स, इन्होंने ये बोला डिपॉजिटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कि हम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे 7 to 8% का। अब यहां पे हुआ ऐसा कुछ कि यहाँ पे बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हो गए कि ठीक है, हम इन रूरल बैंक्स में अपना पैसा डिपॉजिट करें। क्योंकि अगर आप भी अपनी तरफ से देखो, अगर आपको कोई बैंक ये बोलते हैं कि हम आपको 8 से 10% का सेविंग्स अकाउंट पे इंटरेस्ट रेट देंगे, तो आप भी ऑब्वियस सी बात है उसी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करोगे। तो ऐसे ही कुछ हुआ कि यहाँ पे बहुत सारे डिपॉजिटर्स ने अपना पैसा जमा किया। अब इशू ये क्रिएट हो गया कि इन्होंने डिपॉजिटर से पैसा तो ले लिया 7 से 8% के ऊपर। अब आप एक चीज समझो, अभी एक बार हम इंडिया वापस आते हैं। यहां पर इंडिया में अगर हम कोई बैंक देखें ना कि कौन सा बैंक ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, तो हम उठाते हैं उसकी कासा रेशो। कासा यानी करंट अकाउंट प्लस सेविंग अकाउंट, सीए यानी करंट अकाउंट और एसए यानी सेविंग्स अकाउंट। जिस बैंक का कासा रेशो सबसे ज्यादा होता है
हम ये मानते हैं कि उस बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी भी सबसे ज़्यादा है। इसका रीज़न ये है क्योंकि करंट अकाउंट पे बैंक को कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना है, 0% इंटरेस्ट। सेविंग अकाउंट पे जनरली मान लो कि 3% इंटरेस्ट पे करना है। अगर मान लो कोई ऐसा बैंक है जिसका कासा रेशो 50% है, यानी उसका 50% जो डिपॉजिट का पैसा है वो कासा से आ रहा है, या तो करंट अकाउंट से आ रहा है या फिर सेविंग अकाउंट से आ रहा है, यानी इस 50% पैसे के लिए बैंक को बहुत कम इंटरेस्ट कस्टमर को पे करना है। और आगे जब बैंक इस पैसे को किसी को लोन की फॉर्म में देगा तो वहां से अच्छा खासा इंटरेस्ट कमाएगा, यानी जो मार्जिन हो गया लोन और डिपॉजिट का वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, यानी प्रॉफिट बैंक का बहुत ज्यादा बढ़ गया। वहीं कोई दूसरा ऐसा बैंक हो जो मान लो जिसके पास 80% पैसा ही फिक्स डिपॉजिट से आ रहा है, तो इस केस में मान के चलो फिक्स डिपॉजिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 से 7%, तो इस बार बैंक को 6 से 7% पैसा यानी इंटरेस्ट जो है वो पब्लिक को देना है, और आगे लोन चढ़ाएगा मान लो 10% पे, तो मार्जिन कम हो गया तो प्रॉफिट कम हो गया। तो जिस बैंक का कासा रेशो सबसे ज्यादा वो बैंक अच्छा होता है। अब वापस लौटते हैं हैनान प्रोविंस में। यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसी बनी कि ये जो हैनान प्रोविंस के ये जो बैंक्स थे, 4 रूरल बैंक्स, इन्होंने पैसा तो लेना शुरू कर दिया और पैसे के लिए इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं, ऑलमोस्ट डबल, 7 से 8% का। अब इस केस में हाई रेट पे ये क्या कर रहे हैं, कस्टमर से लोन ले रहे हैं। अब एक चीज समझो, ये क्या करेंगे, लोन इन्होंने ले लिया, अब इस पैसे को ये जो बैंक्स हैं ये क्या करेंगे, इस पैसे का आगे किसी को लोन देंगे। अब जिस कंपनी को ये लोन देंगे उसको ये तो कहेंगे नहीं कि आप हमसे 6% पे ले लो, 7% पे ले लो, क्योंकि 6 या 7% पे तो इन्होंने डिपॉजिटर से ही पैसा लिया है। तो ऐसे केस में अगर इन बैंकों को प्रॉफिट कमाना है तो इन्हें आगे लोन भी देना पड़ेगा 12% पे, 13% पे। अब ये जो आगे कंपनीज हैं जिन्हें लोन चाहिए वो इन बैंकों से लोन ही क्यों लेंगी, क्योंकि इन कंपनीज के पास तो दूसरे भी बहुत सारे ऑप्शन है ना। दूसरे बैंकों ने 7% या 8% पे कस्टमर्स को कहा है कि हम आपसे डिपॉजिट लेंगे। तो ऐसे केस में आप इस सिचुएशन को ध्यान से समझो कि ये जो कंपनीज हैं अगर इनको लोन चाहिए तो ये दूसरे बैंकों के पास इसलिए जाएंगे क्योंकि इन्हें वहां पर लोन सस्ता मिल जाएगा, क्योंकि वहां पर जो दूसरे बैंक है वो डिपॉजिट पे जो कस्टमर को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो भी कम पे कर रहे हैं। अब ऐसे केस में ये जो रूरल बैंक्स थे अगर इन्हें जिस कंपनी को लोन देना है तो ये किस कंपनी को देंगे, जिनका सिबिल स्कोर थोड़ा वीक होगा, तभी तो वो कंपनी इनके पास आएगी ना कि आप हमें लोन दे दो। यानी किस कंपनीज को देंगे, ये उन कंपनीज को लोन देने लगे जिन कंपनीज को दूसरे बैंक लोन नहीं दे रहे थे। यानी काफी बार आपने भी देखा होगा कि अगर किसी का सिविल स्कोर खराब है ना तो वो एनबीएफसी की तरफ भागता है कि ठीक है मैं ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर दूंगा, आप मुझे लोन तो दो। तो ऐसे केस में एक तो इनसे गलती ये होगी कि इन्होंने जो डिपॉजिट उठाए थे यानी सेविंग्स अकाउंट पे जो ये इंटरेस्ट पे कर रहे थे, एक तो वो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्होंने पब्लिक से ले लिया बेसिकली कि सेविंग अकाउंट पे इन्होंने हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया। दूसरी तरफ ये जिनको लोन दे रहे हैं उनका भी कुछ खास सिविल स्कोर नहीं है, यानी लोन दे दिया रिस्क पे और पीछे कस्टमर जो है डिपॉजिटर जो है उन्हें भी अच्छा खासा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है। कुछ ऐसा ही हुआ। बाद में धीरे धीरे करके जिन कंपनीज को पैसा दिया गया था वो कंपनीज डिफॉल्ट करना शुरू हो गई। अब यहां से लोन का पैसा आ नहीं रहा, यहां पर लोग अपना पैसा मांग रहे हैं, बैंकों के पास पैसा नहीं है। तो ऐसा हुआ कि स्टार्टिंग में ये जो रूरल बैंक थे इन्होंने ये कहा कि अभी हमारे पास कुछ टेक्निकल इशू चल रहा है, आप 15-20 दिन बाद आ जाना। यानी जो भी डिपॉजिटर पैसा निकालने आता उन्हें हर बार यही स्टेटमेंट दी जाती। 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना हुआ, बाद में लोगों को समझ आने लगा कि कुछ ना कुछ तो गैप है। तो ऐसे में फिर लोगों ने प्रोटेस्ट करने शुरू किए। यानी ये जो हैनान प्रोविंस है चाइना का, यहां पर चारों बैंकों के बाहर लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। जब प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ने लगा तो बेसिकली बैंकों के बाहर टैंक्स खड़े कर दिए ताकि प्रोटेस्ट ज्यादा लोग ना करें। लेकिन इसका एक इशू क्या हुआ, एक चेन स्टार्ट हो गई। देखो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि चाइना के अंदर पूरे चाइना में 4000 से ज्यादा रूरल बैंक्स हैं। जब इन 4 रूरल बैंक्स की न्यूज़ बाहर निकल के आई तो लोगों ने क्या किया, जितने भी दूसरे लोग थे यानी जितने भी दूसरे रूरल बैंक्स में अकाउंट चल रहे थे, भले वो बैंक्स ठीक परफॉर्म कर रहे हो, लोगों ने रूरल बैंकों से पैसा ही विड्रॉ करना शुरू कर दिया। एक तरह से एक चेन चल चुकी है कि लोग आज की डेट में रूरल बैंकों से पैसा विड्रॉ करे जा रहे हैं। अब ये पूरा का पूरा एक इशू था कि रूरल बैंकों से लोग लगातार पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। ऐसे केस में जो बैंक्स ठीक भी परफॉर्म कर रहे हैं वहां पे भी एक ट्रस्ट इशू बन के खड़ा हो गया। ये पूरी की पूरी स्टोरी थी हैनान प्रोविंस की। अब दूसरी तरफ ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यहां पर हुआ क्या है, इनका जो एक ग्रुप था एवरग्रेड जो ग्रुप था इनका रियल एस्टेट का, यहां पे बैंकों के साथ क्या समस्या हुई। देखो यहां जो सेकंड वाली स्टोरी है इसको समझने के लिए हमें चलना होगा 1978 में, जब चाइना ने अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए। जैसे ही चाइना ने अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए उसके बाद से लगातार 30 ईयर्स तक चाइना ने डबल डिजिट ग्रोथ देखी।
देखी, यानी इतनी मैसिव ग्रोथ चाइना ने देखी। इस वजह से हुआ क्या कि लोग लगातार गांव से शहर की तरफ बढ़ने लगे। एक बहुत बड़ा मैसिव माइग्रेशन चाइना में देखने को मिला। बहुत सारे लोग शहरों से गांव की तरफ जाने लगे और उसका एक रीज़न भी था क्योंकि एक मैसिव नंबर की जो इंडस्ट्रीज़ है, लगातार इंडस्ट्रीज सारी की सारी चाइना में लगती जा रही थी। जब शहरों में इंडस्ट्रीज लग रही थी तो उससे रोजगार भी बन रहा था। इस वजह से लोगों ने गांव से उठ के शहरों की तरफ माइग्रेट करना शुरू किया। जब इतना ज़्यादा माइग्रेशन होता है शहरों की तरफ तो शहरों में डिमांड भी बढ़ती है। यही रीज़न था 1995 में अगर आप देखो ना चाइना के अंदर तो सिर्फ 29% लोग ही शहरों में रहते थे, बाकी इनकी सारी पॉपुलेशन गांव में रहती थी। और आज 2022 का एक बार आप रिकॉर्ड उठा के देखो, चाइना के अंदर 65% जो इनकी पॉपुलेशन है वो शहरों में रहती है और सिर्फ 35% पॉपुलेशन इनकी विलेजेस में रहती है। अब हुआ क्या, ये जो मैसिव एक माइग्रेशन हो रहा था शहरों के अंदर, इस वजह से एक डिमांड उठी, घरों की डिमांड उठी, फ्लैट्स बनाने की डिमांड उठी। तो ऐसे में बहुत सारे रियल इस्टेट कंपनीज आ गई। अब रियल इस्टेट कंपनीज आ गई, इनको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। पैसा मिलेगा बैंकों से, तो रियल इस्टेट कंपनीज, बड़ी बड़ी रियल इस्टेट कंपनीज बनी चाइना के अंदर। इन्होंने बैंकों से पैसा लेना शुरू किया, लोन उठाया और फ्लैट्स बना दिए, बिल्डिंग्स बना दी, कुछ मान लीजिए एक तरह से पूरी सोसाइटी काट दी। तो एक बहुत मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर जो इनका जो प्रोजेक्ट था, बहुत ज़्यादा मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हुआ चाइना के अंदर। और इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी चीज़ है, अगर मान लो बेसिकली कोई फ्लैट बन रहा है, अब फ्लैट बनाने के लिए एक तो वो जो रियल इस्टेट कंपनी है वो पैसा कमाएगी, बैंक्स पैसा कमाएंगे क्योंकि अगर मान लीजिए ये जो रियल इस्टेट कंपनीज है ये टाइमली अपनी ईएमआई भरेगी तो बैंक भी पैसा कमाएंगे। अब रियल इस्टेट के अंदर मान लो फ्लैट्स बनाने तो सीमेंट्स भी चाहिए आपको, हार्डवेयर का सामान भी चाहिए, ईंटें भी चाहिए, जितना भी सामान आप उठा के देख लो तो एक इकोनॉमी का चक्कर बन जाता है कि आप सीमेंट मंगा रहे हो, सीमेंट वाला आगे परचेजिंग कर रहा है, फिर कोई आगे परचेजिंग कर रहा है, आप हार्डवेयर का सामान मंगा रहे हो, ब्रिक्स मंगवा रहे हो, बहुत सारी चीज़ें, स्टील मंगवा रहे हो, सारी चीज़ें। तो यहाँ पर एक तरह से आप ये मान लो कि जो चाइना का जीडीपी कंट्रीब्यूशन है वो 30% इनका जीडीपी कंट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर से आना शुरू हो गया। यानी इतनी मैसिव इनकी ग्रोथ हुई। अब इस वजह से जितने भी इनकी रियल एस्टेट कंपनीज थी उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिसबैलेंस पैदा होता है। यहाँ से आप ध्यान से समझना कि जितने भी बैंक से इन्होंने लोन लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाए, फ्लैट्स बनाए, धीरे धीरे करके अब यहाँ पे इतनी तेजी से ग्रोथ हो रही थी कि आज अगर फ्लैट बना रही है ना कोई कंपनी तो वो फ्लैट्स अभी पूरे भी नहीं हुए हैं, एक फ्रेश लोन उठा लिया बैंकों से, अब दूसरे फ्लैट्स बनाने शुरू कर दिए। उसके बाद ये प्रोजेक्ट अभी खत्म नहीं हुआ है, नया लोन उठा लिया, नए फ्लैट्स बना दिए, नई बिल्डिंग्स बना दी, नए अपार्टमेंट्स काट दिए। यानी इतनी तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बन, ठीक है डिमांड भी थी, लोग घर भी खरीद रहे थे, लेकिन धीरे धीरे करके एवरग्रेड ने 171 बैंकों से लोन ले रखा है, अभी भी 171 बैंकों से लोन ले रखा है, एक डिफॉल्ट हो चुकी कंपनी है। और आज की डेट में यानी होता क्या है, बैंकों से तो लोन लिया ही लिया, साथ में इनके वेंडर्स भी बन जाते हैं कि सीमेंट यहां से मंगाएंगे, स्टील यहां से मंगाएंगे। अभी भी अपने वेंडर्स के 100 बिलियन यूएस डॉलर्स की पेमेंट पेंडिंग है। अब आप ये मान के चलो ये कहां से चुकाएंगे, इनके पास पैसा नहीं है, फ्लैट्स बिक नहीं रहे। रीजन यही है कि जब डिमांड उठी बैंकों से लोन लिया, फ्लैट्स बनाए, इतनी तेजी से फ्लैट्स बनाए कि एक टाइम ऐसा आ गया कि आज की डेट में इतने ज़्यादा नंबर ऑफ फ्लैट्स बन चुके हैं लेकिन अब उन्हें खरीदने वाला कोई नहीं है। क्योंकि आज की डेट में जो इन्होंने एडवांस फ्लैट्स बना रखे हैं ना, यानी एडवांस प्रॉपर्टीज़ बना रखी है, वो आज की डेट में घोस्ट हाउस बन के रह गई है, बिल्कुल सुनसान पड़ी है, उन्हें अभी तक किसी ने भी नहीं खरीदा। यानी एक अगर मैं आपको रिकॉर्ड के हिसाब से बताऊं तो आज की डेट में इतनी खाली प्रॉपर्टीज चाइना में पड़ी है कि उनके अंदर 9 करोड़ लोग रह सकते हैं। यानी अब आप खुद अंदाजा लगा लो कि 9 करोड़ लोग रह सकते हैं, इतना खाली स्पेस पड़े वहां पे जो बनके तैयार हो चुका है। अब ये ऐसा है, यहाँ पर इशू यही है कि ये बनके तो तैयार हो चुका है लेकिन बिल्कुल रेडी नहीं है कि आप शिफ्ट हो जाओ। यानी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पड़ी है, ऑलमोस्ट 60 to 70% रेडी है। अब यहाँ पर हुआ क्या, पहले ये स्कैम किसी के सामने नहीं आया, किसी को ना आइडिया लगा कि इतनी तेजी से यहाँ पर जो है विस्तार हो रहा है। अब जैसे ही ये चीज़ निकल के आई, अब मान लो आपने फ्लैट परचेज करना है तो आप क्या करते हो, जनरली एडवांस पेमेंट कर देते हो। तो वहाँ पर कुछ ऐसा ही चल रहा था कि मान लो आपने एक फ्लैट परचेज किया 1 करोड़ रुपए का, आपने एडवांस पेमेंट कर दी, बैंक से आपने लोन भी ले लिया और आपको कंपनी ने ये कहा है, जो भी रियल एस्टेट कंपनी है उन्होंने आपको ये कहा है कि हम आपको अगले साल की स्टार्टिंग के पहले जनवरी के महीने में ये फ्लैट आपको दे देंगे, आप इसके अंदर शिफ्ट हो सकते हो। आपने बैंक से लोन ले लिया, उस कंपनी को पे भी कर दिया। लेकिन जब ये इशू निकल के आया, ये पूरा का पूरा मसला बाहर निकला कि यहाँ पर इतने एडवांस फ्लैट्स बने हुए हैं जिन्हें कोई खरीदने वाला भी नहीं है।
उसके बाद यहाँ पर रोल शुरू होता है डिमांड एंड सप्लाई। अब यहाँ पर डिमांड है, ठीक है, चाइना के अंदर डिमांड है क्योंकि लोग पैसा कमा रहे हैं, लेकिन आप ये देखो कि सप्लाई कितना ज़्यादा बढ़ चुकी है। डिमांड के कंपैरेटिवली सप्लाई जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उस टाइम पर एक इशू ये आता है कि रेट्स टूटते हैं। तो यही समस्या वहाँ पर देखने को मिली कि एक मैसिव प्रॉपर्टी के रेट्स नीचे आ गए। अब जिस फ्लैट को परचेज करने के लिए आपने एडवांस बैंक से लोन लिया 1 करोड़ रुपए का और सामने रियल एस्टेट कंपनी को पे भी कर दिया, मान लो इस 1 करोड़ के लोन के पीछे आपने 5 लाख या 10 लाख रुपए खुद की डाउन पेमेंट भी की हुई हो, लेकिन अब आपको यह पता चल रहा है कि वो अभी तक फ्लैट बना भी नहीं है और उसकी जो रेट्स हैं अभी हाल फिलहाल वो रेट घट के आ चुके हैं 50 लाख रुपए के ऊपर। तो आप इस केस में क्या करोगे? आप डिफॉल्ट नहीं करोगे तो क्या करोगे? तो यही सिचुएशन वहां पर चाइना में चल रही है। बेसिकली जिन्होंने लोन्स लिए थे, मान लो किसी ने 1 करोड़ का लोन ले लिया, अब उस केस में उस वैल्यू जो है, उस फ्लैट की जो वैल्यू है वो आज की डेट में 50 लाख रुपए भी नहीं बची है। तो ऐसे केस में लोग यही बोल रहे हैं कि बैंकों को लोग बेसिकली यही बोल रहे हैं कि हमारे पास EMI का पैसा देने के लिए नहीं है, आप उस फ्लैट को गिरवी करो, उसकी नीलामी करो, आपको जो करना है करो। बेसिकली हम यहाँ पर बॉयकॉट करते हैं अपनी EMIs को, हम यहाँ पर अपनी होम लोन्स की EMI नहीं पे करेंगे। तो रियल एस्टेट का बेसिकली इशू यही है कि लोग अपनी EMI भर नहीं रहे हैं। जब लोग ही परचेज नहीं करना चाह रहे हैं, यानी बेसिकली घर परचेज ही नहीं करना चाह रहे हैं, तो ये जो जितनी भी कंपनीज है रियल एस्टेट कंपनीज, इन्होंने एक स्टॉप लगा दी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे। जब किसी भी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर रुकावट लग जाती है, यानी अब फर्दर कोई भी नए फ्लैट्स, कोई भी नई बिल्डिंग्स नहीं बनेंगी, तो ऐसे केस में बैंकों से लोन कौन लेगा? अब यहाँ पर रिसेंटली जब आप आर्टिकल्स पढ़ोगे तो ये लिखा हुआ है कि जो चाइना के बैंक्स हैं वो फुली लोडेड हैं कैश के साथ, यानी पैसे की कमी नहीं है, पैसे भरे पड़े हैं, लेकिन इशू ये है कि लोन दें किसको? रियल एस्टेट कंपनीज लोन लेना नहीं चाह रही हैं क्योंकि अब आगे कोई डिमांड ही नहीं है। पहले लोग ऑलरेडी डिफॉल्ट कर रहे हैं, यानी जिन्होंने होम लोन लिया हुआ है वो ऑलरेडी डिफॉल्ट कर रहे हैं, नई डिमांड नहीं है। दूसरी तरफ चाइना ने अपनी जीरो कोविड पॉलिसी अपना रखी है। ऐसे केस में जो कॉर्पोरेट सेक्टर है इसकी भी डिमांड घटी है क्योंकि बिजनेस ही नहीं चल रहे हैं, बिजनेस खुल ही नहीं रहे हैं, जीरो कोविड पॉलिसी है। तो ऐसे केस में जो कॉर्पोरेट्स हैं वो भी लोन नहीं ले रहे हैं, बैंकों के पास पैसा भरा हुआ है, ना रियल एस्टेट ले रहा है ना कॉर्पोरेट ले रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में अब रिसेंटली चाइना ने ये डिसाइड किया है कि अपने लोन्स जो हैं वो 0.10% सस्ते करेंगे, यानी 10 बेसिस पॉइंट सस्ते किए लोन्स। यानी जो चाइना का सेंट्रल बैंक है उन्होंने ये अनाउंस किया है कि हम अपने लोन्स 10 बेसिस पॉइंट सस्ते करते हैं। अब यहाँ पर एक कोशिश ही है कि लोन सस्ते करके देख लेते हैं, क्या पता एक डिमांड बन जाए लोन की। बट यहाँ पर अभी फिलहाल तो यही समस्या चल रही है कि बैंकों के पास पैसा है बट बैंकों से पैसा लेने वाला कोई नहीं है, यानी एक जो बबल क्रिएट हो गया इनकी पूरी इकोनॉमी में। अब टाइम के साथ देखना होगा कि बेसिकली क्या आउटकम निकलता है। बाकी जो भी नया अपडेट होगा उसके ऊपर हम जरूर वीडियो बनाएंगे। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।